अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं रोहिया 10। नाजरीन, सैलाब जब आता है तो अपने साथ सिर्फ लहरों को ही नहीं लेकर आता, बल्कि अपने साथ लोगों के घरों के जो ख्वाब होते हैं उनको भी उजाड़ कर ले जाता है। इस टाइम जनूबी पंजाब के हज़ारों बच्चे, हज़ारों माओं की ममता और किसानों की मेहनत इस टाइम मिट्टी में मिलकर रह गई है और हर इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम हमारे पाकिस्तान में बनी हुई है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, इनको वेलकम भी करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अफजल जो कि मोटरवे ऑफिशियल हैं, और वसीम शहजाद रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो हमें रिपोर्ट करेंगे और आगाह करेंगे साथ साथ के जो भी हालात आजकल चल रहे हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो वसीम शहजाद से ये है कि अब आजकल जो सिचुएशन मची हुई है इस टाइम, अगर हम पूरे जनूबी पंजाब की ही अगर बात करें तो इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो एरिया इस वक्त फ्लड की वजह से हुआ है साउथ पंजाब की, अगर मैं बात करता चलूँ तो वो जलालपुर पीर वाला है। इस टाइम जो करंटली सिचुएशन है। अब जलालपुर पीर वाला का अगर डाटा आपसे शेयर किया जाए तो ये तकरीबन 5 लाख की आबादी का शहर है। ठीक है। और इसमें 109 मौज़ाजात मुकम्मल तौर पर जो है वो शुमार होते हैं। अब 109 में से 60 मौज़ाजात ऐसे हैं जो मुतासिर हुए। उन 60 मौज़ाजात के अंदर फिर आगे बस्तियां हैं और तकरीबन मुताद्दिद बस्तियां जो है वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं। 3 कश्तियों जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो मुश्किलात का शिकार हुई, उल्टी, और उनकी वजह से जानों का जो ज़िया है वो भी हुआ। अब इसी तरह जो आखिरी बोट उल्टी थी उसके मुताबिक 28 अफराद उसके अंदर सवार थे, और 28 में से जो इलाका जहाँ पे वो गिरी है, जहाँ पे वो बोट उतरी है, खान बेला के करीब से ये लोग आ रहे थे। मौसा बस्ती संदेला के करीब जो है वो आकर ये कश्ती उल्टी, और उसके बाद 9 अफराद इसमें लापता हुए। 5 अफराद को फौरी निकाल लिया गया, बाकियों की तलाश जो है वो जारी रही। इसी तरह अगर हम इससे प्रीवियस अगर वेज की बात करते हैं तो प्रीवियस डेज़ में हम देखेंगे कि एक और कश्ती जो साहिल पर जो है वो किनारे पर उल्टी थी, उसकी वजह से भी एक शख्स की जान जो है वो गई। ये पानी के बहाव की शिद्दत की वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्तियाँ उलटती क्यों? बिल्कुल। देखिए, जब आप दरिया के अंदर या किसी समंदर में या किसी एक सुकून और साकित माहौल के अंदर जो है वो कश्ती चलाते हैं तो नीचे आपको पता होता है कि काफ़ी गहराई है, तो वहाँ पे कश्ती उलटने का कोई सीन सामने नहीं आता। अब सूरत हाल ये है कि जो ये वाले इलाके हैं, किसी जगह पर खंबा है, किसी जगह पे दरख्त है। अब ये नहीं पता कि बोट को मूव करने के लिए बोट को एक नीचे डिस्टेंस चाहिए 4 से 5 फुट। अगर वो आपकी बोट 4 से 5 फुट है तो वो आप 4 से 5 फुट नीचे उसको डिस्टेंस चाहिए या 6 फुट, ताकि वो मूव हो सके। अब अगर उसके डिस्टेंस के ऊपर कोई और ऐसी चीज़ आ जाती है, मिसाल के तौर पर दरख्त है और वो पानी की सतह से 2 फुट नीचे है, या खंबा है, या कोई और चीज़ है जो पानी की सतह से, किसी का मकान है, दुकान की छत है, या कोई चीज़ ऐसी है जो पानी की सतह से 3 फुट नीचे है। अब जब कश्ती आ रही है उसका वाया जो है वो यहाँ पर है, तो जाहिर बात है जब वो टकराएगी उस चीज़ से तो वो मूव कर जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में जब स्पीडी अगर वो मूव कर रही है और फौरी तौर पर स्पीडी मूव करने की वजह से उसकी मूवमेंट चेंज होती है तो वो वहाँ पर उलट जाती है। ऐसे इंसिडेंट 3 जो है वो पेश आ गए। अब जब रेस्क्यू करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है तो कश्ती ऐसे इलाकों में नहीं जा सकती जहाँ पर पानी 4 फुट है, 3 फुट है, या इससे किसी हद तक मिलता जुलता है। कश्ती को मूव करने के लिए एक प्रॉपर जो है वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्रॉपर वाटर चाहिए। अगर वो पानी की सतह उस कश्ती के नीचे जो गैप होता है उससे मैच करती है तो वो मूव कर पाएगी। रास्ते में कोई भी चीज़ अड़ेगी तो उसने पलटना ही है। जाहिर सी बात है। अब ऐसी सूरत हाल में हो क्या सकता है? जब हम बड़े बेड़ों की बात करते हैं, बड़े बहरी जहाज़ों की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बड़े जो बेड़े हैं उनका वाया नीचे से उतना ही ज़्यादा जो है वो बड़ा हुआ होता है। तो जो छोटी बोट है हमारी वो 5 अगर फुट पानी है तो उसमें बआसानी मूव हो सकती है। तो छोटी बोट्स के ज़रिए जो है वो हम आसानी से रेस्क्यू कर सकते थे। अब लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पानी इतना फ्लो के साथ मूव किया कि लोगों को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। लोगों को समझ भी नहीं आया। अलार्मिंग सिचुएशन ऐसी थी कि जो शहर था जी,
अल्लाह चौक है, वहाँ पर जलालपुर ठीक है। पीरवाला में सेंटर में उसका एक पॉइंट है। तो जो सिटी का एरिया था, सिटी के एरिया में भी साइड्स पे लोगों ने बंद बांध दिए, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दे चुकी थी कि अच्छा। शहर को खतरा लाहक है। सही है। और एक बंद जो है वो बनाया गया, 8 किलोमीटर तवील वो बंद था। और उस बंद की अगर हम डायरेक्शन की बात करते चले तो वो मलकानी बस्ती, फिराने, डोडूहा, उमरपुर, गाजीपुर, खान बेला, मुहाना, संधीला, विछा संधीला और बस्ती बरारा, जाफरा, इनायतपुर पे आके वो बंद जो है वो ख़त्म होता है। अच्छा। ये 8 किलोमीटर का एक बंद है जिसको अच्छा। मट्टी डालकर शहर के गिर्द एक बाड़, जिसको हम नहीं बोलते, वो बाड़ टाइप लगाई गई ताकि शहर को बचाया जा सके। अब पानी का फ्लो जैसे जैसे बढ़ रहा था, वो बंद कहीं से कमज़ोर होते हमें दिखाई दे रहे थे। और ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया कि जब रात हुई तो रात के वक्त लोग अपने घरों को बचाने के लिए किनारों पर, जिसको हम बंद बोल रहे हैं, वहाँ पर मौजूद थे और अपने घरों को महफूज रखने के लिए डंडे उठा के कश्तियाँ अपने पास रख के और कुछ जो है वो मट्टी की ट्रालियाँ अपने करीब रख के खड़े थे कि अगर खुदा न खास्ता कहीं से बंद को कोई इशू होता है तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, सो कर रही है, वहाँ पे इन्होंने अपना एक सेटअप मुकम्मल तौर पे प्लान बी के हिसाब से बनाया हुआ था। अब जो मेन इशू आ रहा है, जब पानी का प्रेशर बड़ी स्पीडली जाके बस्तियों में मूव कर गया और बस्तियों वालों को निकलने का मौका ही नहीं मिला, उनको पहले कहा गया था कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं, एरिया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बावजदाद ने इससे बड़े सैलाब देखे हैं। अच्छा। शायद पानी ना आए, क्योंकि इससे पहले कभी आया भी नहीं ना। पंजाब की तारीख का अगर मैं आपसे शेयर करूं डाटा, तो ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड है जिसको हम लोग भुगत रहे हैं। और इसकी बेस पे हम बाद में जाएंगे कि बेस क्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस एरियाज़ की तरफ जो सारे मुतासिर हुए। जब पहली कश्ती उल्टी जब पहली, तो उसके बाद हमने देखा कि मरियम नवाज़ का विजिट फौरी तौर पर आ गया। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारी जलालपुर की तरफ चली गई, वरना सबकी तवज्जो हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पर थी। इसकी ब्रीचिंग भी एक अलग टॉपिक है। अच्छा, अब जब लोग ये वहाँ पर मूव हुए तो हमने देखा कि सारी मशीनरी आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उठाई और एक साइड पे लगा दी, जिसको इनायतपुर का बंद कहते हैं। इनायतपुर पे आपकी पंजाब की तमाम काबीना बैठी है, जबकि इसके साथ साथ जो बाकी बस्तियां हैं, खानपुर की बस्ती है या मुहाना संधीला है या बाकी जो बंद हैं, उनके भी तो पॉइंट्स होंगे ना। 8 किलोमीटर पे इफेक्ट हुए हैं, ये सारे एरियाज इफेक्ट हुए। और इसके इफेक्ट होने के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मशीनरी थी वो एक बंद इनायतपुर के ऊपर खड़ी रही। बाकी बंदों के लोग अभी तक इंतज़ार में हैं कि वहाँ पर कोई क्यों नहीं पहुँच रहा। और जो मल्लाह हैं, दे डिमांडिंग कि हमें जितना मुंह मांगा हो सकता है पैसे दिए जाए। आपको मैं डाटा शेयर करूँ, मुल्तान से और करीबी एरिए से लोग 60-60, 70-70 हज़ार रुपये भर के कश्तियाँ वहाँ पर ले गए हैं, लाख रुपए भर के कश्तियाँ ले गए हैं मल्लाह यहाँ से टू अर्न द मनी, कि आप उनसे डूबे हुए लोगों से रकम हासिल कर सकेंगे। अब वहाँ हो क्या रहा है, हमने इसको लाइव रिपोर्ट किया कि जान बचाने के लिए डिमांड्स की गई मल्लाहों की जानिब से। अच्छा। कश्ती चलाने वालों की जानिब से, अगर तो आपने इंसान बचाना है तो उसकी कीमत 5000 है, जानवर की कीमत महंगी है 10,000 रुपये, क्योंकि जानवर का साइज इंसान के हुजम से ज़्यादा है भैंसों की सूरत में। अच्छा। और अगर आपने ख़ानदान बचाना है देन डिमांडेड 2 to 3 लाख रुपये। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इंसानों ने इंसानों को बचाने के लिए, ज़िंदगियों को बचाने के लिए पैसे की डिमांड की और दे फुलफिल, क्योंकि उन्होंने बचना था। लोग अपना सब कुछ छोड़ के आ गए और फिर जब आके किनारे पर पहुँचे तो पीछे जब वह वापस जाएंगे तो तजर्बात ये कहते हैं, माजी में भी ऐसा हुआ कि उनका कुछ नहीं बचेगा। वही मल्लाह, वही लोग जो हैं वो उनके घरों में जाके कश्तियों की सूरत में जाके चोरी कर लेते हैं। पीछे एक बंदा जिसकी पहले ही दुनिया लूटी हुई है, जो बेयारो मददगार बेआसरा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि साहिल पे आया है, उसके साथ इस तरह का रिस्पॉन्स होता है कि उसके साथ मुश्किल शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा जो मेरा ये सवाल है कि जलालपुर की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रीचिंग पॉइंट को आप इस टाइम किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बड़ा ही गलत फैसला है, बहुत ही गलत फैसला है। इसकी जितनी मजम्मत मैं समझता हूँ की जाए कम है, क्योंकि जब पंजाब काबीना में आपसे शेयर कर रहा था वहाँ पर मौजूद थी, तो फौरी तौर पर इंडोर रिपोर्ट ये है कि जो टेक्निकल कमेटी थी उन्होंने कहा कि ये आप ना कीजिए, ये फैसला दुरुस्त नहीं है, मुतअद्दिद बस्तियाँ इस अमल से हमारे जाएंगी। लेकिन पंजाब की काबीना वहाँ पर मौजूद थी, सियासतदान वहाँ मौजूद थे,
फोर्सफुली जो है वो उसको किया गया। अब जब आप ऑर्डर जारी करते हैं, आप टेक्निकल लोग नहीं हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानते इन अ सेंस जिस तरीके से टेक्निकल लोग जानते हैं। जब आप ऑर्डर जारी करेंगे तो उसके नुकसान तो होंगे ना। जाहिर सी बात है। हमने देखा कि गिलानी एक्सप्रेस को जब तोड़ा गया तो उसका पानी जो है वो आगे किस वे के अंदर है वो मूव किया, उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 28 किलोमीटर का रूट था ये अच्छा, जिस तकरीबन। तरह आपने जिस तरह अपने पास एक पूरी नोट बना के रखा हुआ है, लगता है कि आप मतलब 24 आवर्स तक अब वहाँ पे मौजूद होते हैं और साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। मेरी तकरीबन 5 से 6 रातें उस इलाके में गुजरी हैं, मेरे दिन वहाँ पर गुजरे हैं। मैंने उन चीज़ों को ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखा है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने उन जगहों तक मैं खुद पहुँचा हूँ जहाँ तक शायद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ना पहुँची हो, क्योंकि हमने जब रेस्क्यू करने के लिए बोट्स में सवार होकर, मैंने अपने कैमरामैन हसीब को लिया, किसी जगह पर इरफान को लिया, हम लोग आगे जो है वो एरियाज़ की तरफ गए और उन एरियाज़ को हमने जाके शूट किया और हमने वहाँ जाके जो दुख देखा, आई कांट इमेजिन। मैंने एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री इस पे शूट की कि वन नाइट विद विक्टिम्स। तो आप देखेंगे कि इस तरीके की एक खौफनाक सूरत हाल और खौफ व हरास की अलार्मिंग सिचुएशन होती है। कोई कश्ती के किनारे जाके बैठ जाते हैं, दे थिंक कि इसी के अंदर मेरी दुनिया है, और कोई अपनी जान की बाजी बचाने के लिए हर तरह की आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग बड़े बेहिस हो चुके हैं और मल्लाह जो हैं वो इस मौजू के ऊपर जो है वो बैठ के कमा रहे थे। अब इस रूट की बात करते हैं। ये रूट जो है वो दारापुर से शुरू हुआ, ठीक है, फिर बस्ती जाफरा में आया पानी, ठीक है, पानी फिर बस्ती अराई में आया, बस्ती खान बेला में आया, मुहाना संडीला में आया, शिया मियानी में आया, बस्ती राह जलालपुर को फिर पानी ने टच कर लिया। अब जलालपुर को पानी टच करने के बाद जो है वो मड़ी में गया, मड़ी से विहाड़ी को क्रॉस करते हुए NHA की नेशनल हाईवे जो है, जो सी पैक रूट बनाया गया था, वो बिल्कुल साथ रखता है गिलानी एक्सप्रेस के। जब आपने गिलानी एक्सप्रेस को ब्रिज किया तो पानी जो है वो NHA के नीचे से जो है वो गुजरा और वहाँ से मौजा बहादुरपुर के अंदर वो पहुँचा, डिपाल में पहुँचा, पीर वलिया शाह में पहुँचा, मौजा कन्नू में, बस्ती जागीर और सबरा इस वक्त पानी के अंदर डूब चुकी है। अब आप ये देखिए कि आपके उस एक ही फैक्ट की वजह से आपकी जो सी पैक वहाँ से गुजरता है, आपकी जो मोटरवे वहाँ से गुजरती है, वो किस हद तक डैमेज हुई। अंदर बस्तियों में क्या आलम था, लोग वहाँ से इसलिए मूव नहीं करके गए क्योंकि उनको पता था कि वी आर सेफ। साइड्स पे दोनों रोड लगे, एक साइड पे हमारे पास जो है वो एक्सप्रेस है। हम बात करते हैं, मगर इस टाइम ना हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। ठीक है, आ रही जी। अच्छा जी, मैं जो पूछ रहा था, जो सैलाब की सूरत हाल है, इसमें हमें ना तो कुछ सब्जी सस्ती मिल रही है, ना हमें फल सस्ता मिल रहा है। यही बता दिया जाता है कि सैलाब आया हुआ, सैलाब आया हुआ। दूसरी तरफ हम देखें कि हमें टीवी कुछ बता रहा है, सोशल मीडिया कुछ बता रहा है, हकीकत क्या है? एक तरफ हम देखते हैं कि जो मोटरवे है वो टूटी हुई है, सफर कैसे करें, कहाँ से जाए, हमें कौन अपडेट करेगा? और आप अपने रिपोर्टर से भी कहेंगे जो साथ मोटरवे से जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो भी बताएं कि शहरी कैसे सफर करें और उनको कैसे अपडेट मिल सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम ये जवाब लेते हैं, मगर इस टाइम एक वक्त हुए ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ ब्रेक से पहले एक कॉलर मौजूद थे। उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि आजकल जो सिचुएशन मची हुई है सैलाब की वजह से, कि अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, और दूसरी बात अगर बात करें तो मोटरवे की, आप हमारे साथ मोटरवे ऑफिशियली मौजूद हैं। ये ज़रा बताइएगा कि क्या वजह है कि क्यों बंद कर दिए जा रहे हैं मोटरवे, इनका ज़रा जवाब दे दें। सबसे पहले तो मैं जो मुझसे रिलेटेड है उसका जवाब देना चाहूँगा कि मोटरवे क्यों बंद है। बेसिकली मोटरवे का जो मौक़िफ़ है वो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। रोड पे हमने जो ट्रैफिक है उसकी रवानगी को बरकरार रखना होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो रोड है वो कटाव का शिकार हो गया है, मतलब टूट गया है। तो इस वजह से वहाँ से ट्रैफिक अभी गुज़र नहीं सकती, और अगर हम गुज़रने दें तो जानी व माली नुकसान हो सकता है अवाम का। तो ये अवाम की सेफ़्टी को मद्देनज़र रखते हुए रोड बंद किया गया है। और दूसरे सवाल का जवाब ये है, अशिया महंगी होने की एक वजह ये हो सकती है, ये एक फैक्टर हो सकता है कि मोटरवे बंद होने से जो दूसरे अल्टरनेट रूट्स हैं वो भी बंद हो गए हैं।
बेसिकली बंद या कह सकते हैं, या मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया है, जिसकी वजह से किसानों की अशिया सही वक्त में या पहुँच ही नहीं पा रही हैं। ना पहुँचने की वजह से भी महंगाई का अंसर पाया जा सकता है। इसका जवाब मेरे ख्याल से बनता है। ठीक है। अच्छा, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि सैलाब के दौरान मोटरवे के बह जाने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी है? हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि एक तो गैर मामूली शिद्दत से पानी है, पहला फैक्टर ये है। सही है। दूसरा फैक्टर इसमें ये है कि उसका हुजम बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बेसिकली मोटरवे का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मतलब मामूल की शिद्दत के सैलाब को और बारिश को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये गैर मामूली था। अगर हम माजी में जाएं तो माजी में कोई इस तरह का इस जगह पर वाक़या सैलाब का नहीं पेश आया अब तक? जी, अब तक। अच्छा। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर मतलब एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का फ्लड आया, जिसकी वजह से रोड के नीचे वाली मिट्टी जो कटाव का शिकार होने लगी, और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, मुख्तलिफ टीम्स थी, NHA की और अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोटरवे पुलिस है, सब ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और कटाव को रोकने के लिए मैं एक हिफाजती इकदाम जो सबसे अच्छा किया गया, बहुत ज़्यादा पत्थर डाले गए कि किसी तरीके से मोटरवे को टूटने से बचाया जा सके, मगर फ़्लो इतना ज़्यादा था कि हम नहीं मतलब मोटरवे बच पाया इसमें। ठीक है। अच्छा, मोटरवे के बह जाने से ट्रैफिक और मुसाफिरों पर क्या फौरी असरात मरतब हुए हैं? हाँ, बेसिकली असरात सबसे ज़्यादा तो मरतब यही हुए जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्हें हम अल्टरनेट रूट देना पड़ा। उससे नुकसान ये हुआ कि अल्टरनेट रूट पर बहुत ज़्यादा रश हो गया, मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, और जो हमारा मोटिव था वो कमज़ोर पड़ गया। वो इस तरह कमज़ोर पड़ गया कि हम शायद ये है कि ट्रैफिक को हिफाजत वाला रास्ता प्रोवाइड नहीं किया जा सका। उसकी वजह ये है कि मोटरवे तो टूटने की वजह से वो अल्टरनेट रूट पर गए हैं, जो कि इतना कोई हिफाजत वाला रास्ता नहीं है। तो ये एक तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये उनको करनी पड़ी, और जो सफ़र है वो जो 6 घंटे का था वो 8 घंटे में, मतलब 2-2 घंटे डिले हो गया है। तो ये मुश्किल का सामना करना तो पड़ रहा है। ये जो ये सिचुएशन आप बता रहे हैं, ये जी। उस टाइम पर तक थी जब पीक पे था, या अभी भी ये सिचुएशन है मोटरवे की? अब भी ये सिचुएशन है। इसमें मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और जो पब्लिक है कि कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें इस सिचुएशन में। जो ज़रूरी सफ़र है वही करें, ताकि आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। ठीक है। इंजीनियरिंग के एतबार से मोटरवे का जो डिज़ाइन है, इस किस्म का सैलाबी दबाव को बर्दाश्त कर सकता था? हाँ, अगर हम बात करें बेसिकली तो इस हवाले ये से। भी पहले डिस्कस हो चुकी है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो इंजीनियरिंग जो होती है वो एक मामूल के मुताबिक जो सैलाब हो नॉर्मल, और जो बारिश हो उसको वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये मामूल से ज़्यादा था, ये गैर मामूली था, जिसकी वजह से वो जो रोड है वो बर्दाश्त नहीं का। जो स्पिल वेज होते हैं वहाँ से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा स्पीड में था, जो कि मैंने अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भी अभी भी बहाव काफ़ी स्पीड से है। तो आप नहीं समझते कि ये एक सवालिया निशान है इंजीनियरिंग पर मोटरवे पुलिस की, ऐसा ये कि हम बात करें? जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक सवालिया निशान जब होगा अगर हम दूसरे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर हम वहाँ भी जाएं तो कुदरती आफात से तो वो भी नहीं बच पाते बेसिकली। तो ये नेक्स्ट में हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट लाहे अमल होगा, NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो एक स्पेशल पॉलिसी बनाएगी इनसे बचने के लिए, या जो NHA का इदारा है जो कंस्ट्रक्शन का काम है जिनका, वो इसको मज़ीद इसमें बेहतर मतलब बेहतरी के लिए अमल कर सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर सैलाब आ सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि माजी में इस तरह का इस इलाके में कभी सैलाब नहीं आया, अब तक नहीं आया था। एक अनएक्सपेक्टेड सी बात हो गई है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ थी। ठीक है। मज़ीद फैसल अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद थे फैसल अफजल, मोटरवे ऑफिशियल से हमने बात की मोटरवे के हवाले से, और साथ ही हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं वसीम शहजाद। इनसे तो जितनी भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन ले तो इस टाइम कम ही समझी जाएगी। नहीं, ये
तो हम पहले उस सवाल की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, भाई के बिल्कुल, सवाल जो बिल्कुल, है वो दो बिल्कुल। हिस्सों में तकसीम था, जिसमें आधा हिस्सा उनका मोटरवे से जी। रिलेटेड था, जबकि आधा हिस्सा वो भाई फरमा रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो हम टीवी देखते हैं वो हमें कुछ और बताता है, और जो हम सोशल मीडिया देखते हैं वो हमें कुछ और बताता है। तो हम फैक्ट चेकिंग कैसे करें कि हकीकत क्या है? देखिए, उसका सिंपल सा जवाब ये है कि टीवी मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो मेन स्ट्रीम किसी न किसी वे के अंदर ज़्यादा क्रेडिबल है, जिसको दुनिया मानती है बनिस्बत सोशल मीडिया के। सही है। सोशल मीडिया पावरफुल आप कह सकते हैं किसी न किसी वे में मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो क्लिपिंग की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर हम सब नहीं पहुंच सकते, हम रिपोर्टर्स नहीं जा सकते, हमारे कैमरामैन्स नहीं जा सकते, हमारी DSNGs नहीं जा सकती, गाड़ियां नहीं जा सकती। वहाँ पर एक आम बंदा जो है वो मौजूद है, जो शॉट्स बना के हमें दे रहा है कि लोग खंबे पर चढ़े हुए हैं, दरख्तों पर चढ़े हुए हैं, लोग अपनी जान को बचाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो किसी न किसी वे का सहारा ले रहे हैं। तो उसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको फैक्ट चेकिंग करना होगा। अब हालिया सैलाब की एक सोशल मीडिया स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसकी बेस के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात भी की, और जब उसके हमने फैक्ट चेकिंग किए तो रिज़ल्ट कुछ और निकले। एक खातून हैं, वो पानी के अंदर जो है वो तैर रही हैं, मतलब उन्होंने एक मरने का नाटक किया है, और एक लड़का ये जो ट्रू है, स्टोरी है। हाँ बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे आपको नज़र हम्म। आएगा। एक छोटा सा बच्चा है, वो उसको खींच रहा है ठीक है। और उसको किनारे पर लाने की कोशिश कर रहा है, आंखें उसकी बंद है। तो वो स्टोरी बड़ी वायरल हुई, क्योंकि डेज सैलाब के थे कि एक उसको इम्पैक्ट ये किया गया कि ये एक खातून हैं जो पानी के अंदर सैलाब में आके जो है वो वफ़ात पा गई, और उनका एक तकरीबन 6 से 8 साला बेटा या बच्चा उनके अपनी माँ को खींचकर पानी से बाहर निकाल रहा है। तो इस पर पूरी दुनिया में बात हुई, और जब उसकी फैक्ट चेकिंग की गई तो पता चला कि वो स्टोरी जो है वो इंडिया से रिलेट करती है। अच्छा। सैलाबी सूरत हाल तो वहाँ भी है ना। जी। और 2 बहनें हैं जो ख़वातीन, जिन्होंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, और उन्होंने ये जानबूझकर स्टंट किया टू टेक व्यूज़। तो उसकी अब आप देखें क्रेडिबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो सारा जो एक इम्पैक्ट, जो एक ह्यूमैनिटी, जो एक हमदर्दी, जो एक इंसानियत सारी क्रिएट हो रही थी उस वीडियो के लिए, वो एकदम से उसका बना बनाया इमेज जो है ना वो एकदम से डाउन हो गया। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी ऐसा नज़र नहीं आएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ जगह से जो है वो छानी जा रही होती हैं, मुख्तलिफ़ जगह से है वो सॉर्ट आउट हो रही होती हैं, लोग उसको देख रहे होते हैं। वो एक ख़बर तकरीबन 50 हाथों से गुजरती है तो फिर वो स्क्रीन पे आती है। ऐसा ही तो इसमें क्रेडिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त वो, मैं यही कहूँगा कि 200% आप एतबार क्रेडिबिलिटी के हवाले से अगर बात करते हैं तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो एक फ़िल्टर शुदा ख़बर होती है जो मुख्तलिफ़ हाथों से निकल के उसके तमाम ज़ाविये देखते हैं हम, तमाम पैरहन देखते हैं, तमाम नोक पलक उसकी सवारी जाती है, और फिर एक मुकम्मल तौर पे जामिया जो एक रिज़ल्ट बनता है वो शेयर विद पब्लिक। जबकि आप ये देखें कि सोशल मीडिया की जो ख़बर है, सोशल मीडिया में ना तो वो किसी जगह से फ़िल्टर होती, ना उसकी नोक पलक सवारी जाती, ना उसको कोई इम्पैक्ट हो रहा होता, बस किसी ने उठाया, व्यूज़ के चक्कर में उठा के डाल दी, और आप ये सोच रहे होते हैं कि आया ये ख़बर ठीक भी है या नहीं। सोशल मीडिया पे यकीनन बहुत सारी ख़बरें ठीक होंगी जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया से उठा के चला रहा होता है, लेकिन हर ख़बर जो सोशल मीडिया पर आ रही है वो फैक्ट चेकिंग के साथ ठीक नहीं हो सकती। आपको सोशल मीडिया की खबर को भी फैक्ट चेकिंग के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही आना पड़ेगा। अच्छा, हमें फिर कैसे पता चलता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे ना, ठीक है। अगर वो खबर वाकई ही, मैं अब जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो खबर वाकई ही रियल होती तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनती। आपने देखा होगा कि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं कि जो हम सोशल मीडिया से उठा के मेन स्ट्रीम पे देख रहे होते हैं, पहले हम देखते हैं सोशल मीडिया पे चलती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो पता चलता है हमारी मेन स्ट्रीम के ऊपर जो है वो चीज़ें आ गई हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी कहा जा सकता है कि मच क्रेडिबल देन सोशल मीडिया। आप एतबार मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़्यादा कर सकते हैं, मेरा ज़ाती तजर्बा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वगैरह डिपेंड ऑन यू। लेकिन सोशल मीडिया भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसको आप फ़िल्टर और फैक्ट चेकिंग उसकी लाजमी करेंगे। भाई का दूसरा सवाल था
कहा जाता है कि सब्ज़ी के रेट, फलों बिल्कुल के बिल्कुल रेट जो ऐसा ही है है, वो अशिया महंगी हो रही हैं। अशिया जो है वो महंगी हो रही हैं। और देखें, ऐसे वक्त में कि जब लोग बेयारो मददगार हों, जब उनके पास आसरा कोई मौजूद ना हो, जब लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी पे गुजार रहे हों, जब लोगों को जान के लाले पड़ रहे हों, जब लोगों की गंदुम पानी में बह रही हो, जब लोगों के चारे पानी में रह रहे हों, मवेशी रुड़ गए हों, जब बच्चे उनके जो है वो इस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर ज़िंदगी की दुहाइयाँ दे रहे हों, आप उस बेस पे रहते हुए अगर उन लोगों से कारोबार करते हैं तो ये आपकी ज़्यादती है। ये आपको इंसानियत भी इसकी कहीं पे मिसाल नहीं देती, और ना आपका कोई भी मज़हब जिससे आप ताल्लुक़ बिल्कुल रखते हैं ऐसा वो ही इस है। चीज़ की इजाज़त देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने मल्लाहों का बताया आपको कि उन्होंने किस तरीके से डैमेज किया, एक मरते हुए इंसानों से उनकी ज़िंदगी की डिमांड मांगी और उन रकमों पर पूरा उतरने वालों को फिर उन्होंने आज़ाद किया और बचाया। इसी तरह एक दूसरा माफिया जिसको मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है कि जिसको हम ज़ख़ीरा अंदोज़ कहते हैं। उसने उस तमाम चीज़ों को स्टोर कर लिया अपने गोदामों में, और अब उसने देखा कि जब पैदावार और खपत जो है वो कम हो जाएगी सैलाब की वजह से, तो इसका मैं फ़ायदा इसको महंगे उठाया जाए। दामों बेचूंगा। देखिए कितनी ही ज़्यादती की बात है और बिल्कुल ऐसे ही। कितने पहले अफसोस एक की बात है यार कि एक यार शख्स जो मददगार पहले है। ही मरा हुआ है, जिसके पास बचा ही कुछ नहीं है, जिसके पास सिवाय आंसुओं की और तो कुछ भी नहीं ना, जी आप उससे उसकी ज़िंदगी की जो आपसे भीख मांग रहा है, आप उससे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप देखें कि मनहसुल कौम फिर आप कहाँ खड़े। बिल्कुल ऐसा ही। इंसान किसी न किसी जगह को तो छोड़ देता है ना। हम इस्लामी एतबार से हमारे पे कुछ तकाज़े हैं, दीनी एतबार से हमारे पे कुछ तकाज़े हैं, मुल्की एतबार के कुछ तकाज़े हैं, आइन हमें कुछ तकाज़ों की बात करने पे मजबूर करता है, कानून हैं, लाज हैं, हम किसी भी शेल्टर के अंडर तो रह रहे हैं ना। ऐसा ही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप तमाम शेल्टर्स को ख़त्म कर देंगे तो माशरा डैमेज हो जाएगा। हमने कानून जाविये और ये तमाम ख़त व किताबत और ये तमाम नोक पलक और ये तमाम चीज़ों को इसलिए संवारा कि हम बेहतर माशरा तश्कील दे सकें। 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि यार आपने गलत किया, ठीक है, आपसे अल्लाह पूछेगा। जी दूसरा एथिस्ट है जो अल्लाह को ही नहीं मानता, तो उससे तो हम ये कहेंगे ना आपने गलत किया, बिल्कुल तो ठीक है एक ना एक दिन मरना तो है, मरने पे तो उसका एतबार होगा ना। ऐसा ही है। तो मरने के बाद क्या होगा? तो अगर आप किसी जाविये या किसी पैरहन या किसी दीन या किसी मज़हब से रिलेट करते हैं तो भी कोई दीनी मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि आप बेआसरा लोगों की किसी भी तरीके से इस मामलात में आके उनसे फ़ायदा उठाइए। ठीक है वसीम, हम आपसे मज़ीद सैलाब के हवाले से लेंगे, मगर हमारे साथ इस टाइम फैसल अफजल भी मौजूद हैं। अगर हम अभी इस टाइम मोटरवे की बात करें तो ये बताइएगा कि मुतासरा हिस्से की जो बहाली के लिए हुकूमत ने फौरी तौर पर कौन से इकदाम हैं वो अभी तक किए हुए हैं। अभी इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ इसका जवाब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ फैसल अफजल मौजूद हैं। इनसे मैंने सवाल किया था, मैंने कहा था ब्रेक के बाद मैं आपसे इसका जवाब लूँगी। सर बताइएगा ये जो मैंने आपसे सवाल किया। बेसिकली हुकूमत के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 24 घंटे वहाँ पर काम कर रही हैं। जो डिज़ास्टर रिस्पांस टीम्स होती हैं जिसमें रेस्क्यू 1122 है, पंजाब पुलिस है, हमारी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है, और इसके अलावा कुछ फलाही इदारे भी साथ हैं। तो बेसिकली हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से अपना काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मोटरवे पुलिस की बात की जाए तो मोटरवे पुलिस ने अल्टरनेट रूट्स बनाकर एक मतलब बेहतरीन किस्म का ट्रैफिक प्लान किया है। उच्च शरीफ इंटरचेंज से नॉर्थ की जानिब, नॉर्थ यानी कि जो इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक है उसको उच्च शरीफ से डाइवर्ट किया है, और जबकि साउथ पर जाने वाली ट्रैफिक है जो कराची सखर की तरफ जा रही है उसको शाह शमस इंटरचेंज है, वहाँ से फ़ौरन नीचे उतरते ही हाईवे लगता है। तो ये एक मुनासिब इंटरचेंज थी जहाँ डाइवर्जन लगा के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता था। तो ये डाइवर्ट करने का मकसद बेसिकली आवाम की हिफाजत करना ही था। तो इस तरीके से NHA का इदारा है जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम कर रहा है। तो NHA के बड़े बड़े आला ओहदे
दौरान हमारी मोटरवे पुलिस के एडिशनल आईजी साहब ने भी विज़िट किया है ठीक है, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं 24 घंटे। मतलब एक्शन लिया जा रहा है। जी। ठीक है। अच्छा, मोटरवे के बह जाने से मकामी आबादी को किस तरह के माशी नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं? बेसिकली मकामी आबादी से मुराद दो किस्म के लोग हैं, एक तो अफेक्टेड हैं, एक वो हैं जो अफेक्टेड नहीं हैं, मींस के जहाँ पर पानी नहीं आया बच गए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो जो बच भी गए हैं तो वो भी मैं समझता हूँ कि अफेक्टेड हैं। पहले हम उनकी बात कर लें, क्योंकि जो उनका सब्ज़ी या कोई भी चीज़ है वो शहर तक पहुँचने में दुश्वारी का शिकार है। और जो फ्लड का शिकार हो गए हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि जो उनके खेत खलियान थे वो तो बर्बाद हो ही गए, लेकिन जो कारोबारी हजरात थे, जो रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, वो भी पानी में डूब गए हैं। जो मुसाफिरों से मतलब जो जिनकी रोज़ी का दारोमदार ही मुसाफिर रोड पर चलने वाले अशखास थे, तो उनका भी कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का जब वाक़या हुआ, इस वाक़ये से पहले किसी किस्म का कोई वार्निंग या एहतियाती तदबीर अपनाने के लिए कहा गया था? बेसिकली इसमें शुरू दिन से ही तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एलानात किए जाते हैं। बाकायदा जो हमारा महकमा मौसमियात है वो प्रिडिक्शन करता है कि यहाँ पर सैलाब आने की सिचुएशन है या ज़्यादा बारिश आने की सिचुएशन है, और वहाँ की जो मकामी आबादी है उसको एलानात के ज़रिए बावर कराया जाता है कि फ़ौरन मतलब अनखला करें, मतलब निकलें वहाँ से, अपना जो कीमती साजो सामान है उसको लेकर निकलें। और इसके अलावा अगर मोटरवे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं ख़ुद एज ए PRO काम कर रहा हूँ तो मैं मुसलसल राब्ते में था तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। और उसके अलावा हमारी एक ट्रैवल एडवाइज़री के नाम से एक वेबसाइट है जो लोग मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ से भी मैं ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैवल एडवाइज़री आगे फ़ोग के दिनों में भी आपके लिए बहुत कारआमद होगी। ट्रैवल एडवाइज़री को आप विज़िट करेंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज़ के बारे में पता लग जाएगा कि कहाँ पर धुंध है, कहाँ पर मोटरवे बंद है, कहाँ पर डाइवर्जन लगी है, और कहाँ पर बारिश का मौसम है। तो हर तरह की नॉलेज आप उससे ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह के जब हालात बन रहे तो मोटरवे पुलिस क्या अलर्ट थी इस हवाले से कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बचती है तो वो फौरी तौर पर वहाँ मौजूद हो इस तरह के लिए? जी, मोटरवे पुलिस तो फौरी 24 घंटे मौजूद ही होती है। शिफ्ट्स में बेसिकली हम काम करते हैं। तो इसमें ये है कि मोटरवे पुलिस जो जहाँ पर ये मोटरवे ब्रीच हुआ है, टूटा है, वहाँ पे 2 बीट्स मतलब जो आसपास की बीट्स हैं जहाँ फ्लड अफेक्टेड नहीं है, वहाँ से भी बाकायदा एक्स्ट्रा नफरी बुलवाई गई थी। और हमारे जो अहदेदारान हैं, SSP साहब हैं, एडिशनल IG साहब हैं, उन्होंने भी वहाँ का दौरा किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आवाम के लिए खिदमत करते रहेंगे। सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आवाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है। अच्छा, अगर हम साथ बात करें कि आवाम को बर वक्त आगाही देने और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल करने के लिए अब तक क्या इक़दाम हैं? इसमें थोड़ा सा डिस्कस हो भी चुका है। एक चीज़ मैं पहले थोड़ा से ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली ये एक तो होता है खिदमत, फ़र्ज़ होता है कि मैं सैलरी ले रहा हूँ और मैं मतलब उसका फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ अपनी सैलरी का, लेकिन ये उससे हट की चीज़ है। ये बात आ जाती है इंसानियत पे। जब फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं संडे सैटरडे छुट्टी के बावजूद भी मैं एक गाड़ी लेकर वहाँ मौजूद था, और जो फ्लड अफेक्टेड थे जितना हो सकता था हम लिमिटेड रिसोर्सेज में लोगों को हमने वहाँ से मतलब बाहर निकालने में मदद की है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि हमने जो रूट प्लान किए हैं या इसमें हमारा क्या किरदार है, तो उसमें यही है कि हमने लोगों को हर तरह से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगाह किया था कि मतलब वहाँ से ये मोटरवे टूटने से पहले ही तकरीबन को 4 से 5 घंटे पहले ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि प्रिडिक्शन यही थी कि अगर मोटरवे टूट गया तो कोई जानी व माली नुकसान हो सकता है, तो इससे पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया था, मोटरवे को बंद कर दिया गया था ताकि आवाम जो है वो मज़ीद नुकसान से बच सके। ठीक है। मुस्तकबिल में ऐसे नुकसान से बचने के लिए किन इंजीनियरिंग या डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट पॉलिसियों की ज़रूरत रहेगी, क्या समझते हैं आप? बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने जो अभी जिस सैलाबी सूरत हाल को हमने फ़ेस किया है, तो इसके मुताबिक कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। और दूसरा, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिसीज़ नेशनल डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है
वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना सकती है जिससे हम मज़ीद अगर नुकसान को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं बेसिकली जो हम ये नुकसान फेस कर रहे हैं आज। तो नेक्स्ट आने वाले दौर में जो इंजीनियरिंग का मयार है अगर उसको और हम मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाएंगे तो नेक्स्ट जो होगा नुकसान उसको हम कम से कम कर सकते हैं। इस टाइम मोटरवे की जो सिचुएशन है तो मोटरवे के मुतासरा हिस्से की मुरम्मत और दोबारा खुलने में कितना वक्त लग सकता है अगर हम बात करें इस टाइम? जी बेसिकली तो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पानी अभी तक नहीं रुका है, उसी ही स्पीड से अभी बहाव से जा रहा है। तो डेफिनेटली जब तक पानी का बहाव है तो कंस्ट्रक्शन मुमकिन नहीं है। तो लेकिन इसमें ये है कि मैं आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकता क्योंकि मुझसे ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन NHA काम इस पर कर रही है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ट्रैफिक ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मोटरवे ऑफिशियल फैसल अफसर मौजूद हैं और इनसे मज़ीद भी जानेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अंसर नसीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद जाहिद भी हमारे साथ जो लाइफ कोच हैं वो मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि जो सैलाब की सूरत हाल है वो इस टाइम क्या है। डॉक्टर साहब जो कि अंसर नईमुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि डेंगू की सिचुएशन अगर हम बात करें तो सैलाब की वजह से सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई सैलाब के बाद डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं? थैंक यू रोहित चैनल, आपका हमें बुलाया आपने और मैम आपका भी शुक्रिया। तो ये चूँकि मस्कीटो कोई भी है, ये पानी में इसके जो लार्वी हैं वो फीड करते हैं, उसमें परवरिश पाते हैं। तो चूँकि बारिशें बहुत हुई और ये अर्बन भी हुई और जिसको हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं शहरों में भी हुई, जैसे गुजरात या मुल्तान में भी ठीक ठाक बारिशें हुई, तो जो हैं रूरल एरियाज़ हैं वहाँ भी हुई। एक्चुअल डेंगू जो फीवर है या जो डेंगू का मस्कीटो है ये शहर का ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी लेवल पे ये गांव में भी या जो हमारे हैं रूरल एरियाज़ वहाँ भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा ये शहरों के लिए हमारे लिए ज़्यादा थ्रेट होगा। मुल्तान भी और जो हमारे सेंट्रल टू नॉर्थ पंजाब है उसमें भी होगा ये ज़्यादा। अच्छा, अगर हम बात करें कि मच्छरों की अफजाइश में और गंदे और रुके हुए पानी का क्या किरदार है उसमें? मैम ज़्यादा वैसे ये फ्लोइंग वाटर में नहीं होते। अगर खाले या नहरें हैं या जो सीवरेज वाटर है उनके साइडों पे अगर घास फूस होगा या कोई कचरा फंसा होगा वहाँ हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ रुका हुआ पानी होगा वहाँ ये फ्लरिश करेंगे। डेंगू का जो मस्कीटो है ये दो किस्में हैं जो इनकी अनवा हैं, एडीज़ इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोपिक्टस। अच्छा। ये आमतौर पे कंटेनर मस्कीटो भी इनको कहा जाता है, जैसे बर्तनों में, रूम कूलर्स में, एसीज़ में, कहीं शॉपिंग जो हमारे पास आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपको पता कि हम ज़्यादा जो प्लास्टिक्स पे आ गए, शॉपिंग बैग्स पे आ गए, तो इन चीज़ों पे ये कचरा हमारे पास शहरों में बहुत ज़्यादा है। बारिशें हुई हैं, ये रिसेप्टिकल भर चुके हैं इस वक्त, ये सबसे बड़ा थ्रेट होगा। तो पानी में तो ये लार्वे इसका परवरिश पाता है, तो इसलिए पानी का तो स्रोत है ही है इसमें। अच्छा, हमें कैसे अंदाज़ा लगाना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि डेंगू की जो इब्तदाई इलामत है वो ये है और हमें फ़ौरन जो है मरीज़ को डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए? इसमें 2-3 अलामतें बहुत मखसूस हैं। एक इसको आमतौर पे लिटरेचर में ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहते हैं। हड्डियों में ऐसे जैसे दर्द हो रहा होगा, जैसे टूट रही हैं। आँखों के डेले जो आई बॉल्स हैं इनके पीछे भी दर्द होगा। अच्छा। और जो सुर्ख भी और फ्लू जैसी वैसे अलामतें होती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर इसको ना आप टेस्ट के ज़रिए डॉक्टर ज़रूरत हमारे नाम बता सकेंगे। लेकिन जो इस तरह की अलामतें अगर शिद्दत हो हैं फिर आपको ज़रूर हॉस्पिटल या डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद जाहिद भी मौजूद हैं, लाइफ कोच। सर, आप बताइएगा कि सैलाब के दौरान मॉइस्चर कम्युनिकेशन की अहमियत क्या समझी जाती है? थैंक यू वेरी मच।
देखिए, कम्युनिकेशन की अहमियत तो हर सूरत में है, और ये चूँकि क्राइसिस सिचुएशन है तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज़ लोग जो है वो अगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं और आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो बड़ा मिसमैच जो है वो बिल्कुल ऐसा क्रिएट है। हो सकता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अफ़वाहों पे बिलीव करेंगे, लोग जो हैं उनका बिलीफ सिस्टम जो है वो बदल जाएगा, लोग जो है वो नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा पिक करेंगे। तो इट्स बेटर कि कम्युनिकेशन जो है एक ख़ास चैनल जो है उनके साथ मेंटेन रखा जाए। अगर जो है वो क्राइसिस है तो उनके साथ पूरी तरह से जो है वो कम्युनिकेट किया जाए कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, कैसे कर रही है, या लोग जो जो भी इस चीज़ों को लीड कर रहे हैं उनको कम्युनिकेशन जो है एट एवरी लेवल जो है वो रहनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा है। मुतासरीन तक बर वक्त मालूमात ना पहुँचने से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो लोग सुनी सलाई पे बिलीव करेंगे, अफवाहों पे बिलीव करेंगे, लोग जो है उनका इत्माद जो है वो अपनी गवर्नमेंट पे, इदारों पे ख़त्म होगा, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा हो सकते ख़त्म हो हैं। चुके हैं? सॉरी, ख़त्म हो चुके हैं? ख़त्म हो चुका है? हाँ, एतमाद। हाँ, ख़त्म हो चुका है जब, या हो जाएगा, या जिसको हाँ। आप जिस तरह भी इसको इंटरप्रेट कर लें, हाँ जी। लेकिन इसके नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो लोग सबसे ज़्यादा जो है वो मैंने देखा है कि अफवाहों पे बिलीव करते हैं, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो यूजुअली हम नेगेटिविटी को ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा पिक करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। वो नेगेटिविटी पिक अप करने की वजह से जो है वो वहाँ पे लोग इसी चीज़ों पे बिलीव करेंगे जो नेगेटिव होंगी। अच्छा, अवामी एतमाद साजी के लिए हुकूमत को किन हिकमत अमलियों पर अमल करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन चैनल जो है वो स्टैब्लिश होना चाहिए। अच्छा। दे मस्ट बी वन रिप्रेजेंटेटिव जो ठीक कि इन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा हो आवाम के साथ, फैक्ट्रीज़ के साथ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और अगर कुछ पैरेलल कोई इदारे काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। बिकॉज देखें, ये जो है वो अब ये तो एक मसला है जो कि पैदा हो चुका हुआ है। अब इसको जो है वो निकलना कैसे कैसे है, निकलना ये अब कैसे है, हमें इस चीज़ सोचना की है। कम्युनिकेशन जो है वो करने की बिल्कुल। ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सोशल मीडिया सैलाब की मालूमात पहुंचाने में क्या किरदार अदा करता है? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसकी वजह ये है कि अब तो मोस्टली कम्युनिकेशन ही सोशल मीडिया के थ्रू होती है ना, हर चीज़। गुड और बिल्कुल। बैड इधर वे। बिल्कुल। तो बहुत सारी कम्युनिकेशन चूँकि इस वजह से इस चैनल से होती है, तो इसमें जो है वो जितना बेहतर कंटेंट जो है वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, जितना जो है वो बेहतर गाइडेंस प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से जैसे जो भी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों को पहुंचेगी तो खुद से जो है वो कुछ सेफ्टी मेजर ले सकते हैं, कुछ इस तरह के काम किए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अच्छे तरीके से भी बुरे तरीके से भी। इधर वे, यस, यू आर राइट। अच्छा, कम्युनिटी लीडर्स और उलमाए अवामी एतमाद साजी में कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, कम्युनिटी लीडर का रोल इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज लोग इनको आइडलाइज करते हैं, इनको देखते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग हमें कंसोल कर सकते हैं, किस तरह से जो है वे हमें हेल्प कर सकते हैं रिहेबिलिटेट करने के हवाले से। तो इन लोगों का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उलमा कराम का, सोशल लीडर्स का, और बहुत सारे जो अदारे इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से। तो आपने बताया कि डेंगू के अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो पता चल जाता है कि डेंगू का हो गया मसला। तो डेंगू के जो बुखार है, इसके मरीज़ों को किस किस्म की खुराक और पानी देना ज़रूरी होता है? कैसी डाइट लेनी चाहिए? इसमें चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ बुखार कम करने के लिए सिम्टोमेटिक ही हमारे डॉक्टर हज़रात करते हैं इलाज के पैनाडोल ना, इसमें भी ब्लड थिननिंग वाली मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती। जैसे है उसको क्या बोलते हैं हम, जो डिस्प्रीन है या एस्प्रीन है, ये वाले केमिकल इस्तेमाल नहीं किए जाए क्योंकि इसमें ब्लड ऑलरेडी थिन हो रहा होता है, तो वो नहीं करते। इसमें सिर्फ पैनाडोल करते हैं, या सेकेंडरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, रिलीफ के लिए कोई डॉक्टर ज़्यादा कुछ देते हैं। डाइट की जैसे आपने बात की, अच्छी डाइट जब लेंगे तो वो ज़ाहिर है जिस्म के लिए बेहतर होगा। अच्छी डाइट से हम शायद वो मुरगन ग़िज़ाएँ ना मुराद ले लें इधर ना, अच्छी और सिंपल। जैसे जूसेस हैं, जूसेस से कतन मुराद नहीं है कि सेब का जूस ही पीना है या अनार का ही पीना है आपने। उसमें पानी, शिकंजवी और चाय, कॉफ़ी, अगर किसी को उससे वो ऐसा ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये ले लें। आजकल जैसे मीठे का जूस है वो, मतलब इसमें डेंगू को रिलीफ नहीं होगा लेकिन आपकी एनर्जी या वो बॉडी फ्लूइड पूरा हो जाएगा। जैसे मिथ बहुत है इसमें कि ये अमरूद के पत्तों का जूस या पपीते का, उसमें अगर जूस निकालेंगे पानी है, वो आपका बॉडी फ्लूइड पूरा करेगा,
तो कुछ मिनरल्स जाएंगे तो वो थोड़ा सा इम्यूनिटी बेहतर करेंगे। और ऐसा अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब के मतलब ज़रूरी है कि मेडिसिन लेने से ही डेंगू का तोड़ ख़त्म हो सकता है? ऐसा भी कुछ है कि घर के कोई घरेलू टोटके हों वो अपनाएं और अम्माएं कोई ऐसी तरकीब अपनाएं कि डेंगू का जो मसला है वो ख़त्म हो जाए? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं वो दवाइयों से भागते हैं। मेडिसिन को जैसे मैंने बात की, मेडिसिन आमतौर पे हमारे फिजिशियन देते भी नहीं, इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए देते हैं कि बंदा वीक हुआ ना जब, तो कोई और मसाइल ना बढ़ जाएं। डेंगू की फ़िलहाल कोई मेडिसिन नहीं है। डेंगू फीवर की सिवाय इसको बुखार तोड़ लें, वो भले कैसे तोड़ लें, पैनाडोल से तोड़ लें या कोई ठंडी पट्टियाँ कर लें या कुछ भी कर लें, ठीक है। तो वो उसके लिए कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ डेंगू बुखार को ख़त्म कर सके। अच्छा, अगर अभी हम बात करें जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, फ्लड की बहुत ज़्यादा संगीन हालात चल रहे हैं, और उधर की बात करें सैलाब की सूरत हाल में, अगर डेंगू हो गया है तो उसको रोकने के लिए क्या इकदाम उस टाइम पे अपनाने चाहिए? उसके मैंने क्योंकि देखा हम लोग अब तो जो भी ऐसा कोई सीन बनता है तो हम डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो लोग इस टाइम ऐसी सिचुएशन में नहीं है, तो ये ज़रा बताएं। उसमें जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे हैं कि वो वहाँ सोशल मीडिया को भी कुछ करें वो, और दूसरे नंबर पे मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखा हमारी NGOs, हमारे बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट भी वहाँ बहुत सारे वो लगा रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, उनकी ना केयर कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए तो अवेयरनेस भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ डॉक्टर्स हज़रात को भी और एंटोमोलॉजिस्ट को भी जाना चाहिए जो इनको गाइड करे, और साथ उनको अगर मच्छरदानियाँ प्रोवाइड कर दी जाएँ इसमें, और मॉस्किटो जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं कुछ चीज़ें, ताकि मच्छर ना काट सके, तो ये कुछ चीज़ें कर ली जाएं। मेडिसिन तो जैसे मैंने कहा इसमें सिर्फ बुखार ख़त्म करने के लिए हैं, लेकिन बुखार हो ही ना, मच्छर ही ना काटे, उसके लिए एक कोई मॉस्किटो रिपेलेंट और अवेयरनेस, दो ही चीज़ें होंगी। ठीक है। सैलाब ज़दा इलाकों में डेंगू की तशखीस करना मुश्किल हो जाता है। देखिए बुखार की सारी अलामतें बहुत सारी डिजीज़ में ऐसी ही हैं, डेंगू भी तकरीबन, मलेरिया भी आगे पीछे होगा। अच्छा, मलेरिया में और इसमें क्या फ़र्क आ जाता है? मलेरिया में है कि तीसरे दिन होता है और शिवरिंग के साथ होता है। अच्छा, उसमें ऐसा क्या होता है? वो जैसे कपकपी होती है ना, अगर आप पेशेंट के ऊपर उस वक्त 2 रज़ाइयाँ भी डाल देंगे ना, अच्छा। तो शायद उसको सर्दी ना उसकी ख़त्म। ये मलेरिया की ये है? मलेरिया की एक पर्टिकुलर अलामत है, लेकिन कुछ अलामतें बाद में कंसील हो जाती हैं, तो उससे फिर बेहतर है कि हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना वो इसमें गाइड करेगा या लैब टेस्ट होंगे। तो चूँकि सैलाब में मेरे अपने नुक्ता नज़र के साथ मलेरिया के ज़्यादा चांसेस हैं डेंगू के। ये सैलाब की वजह से ऐसी सूरत हाल बन सकती है? ठीक है। अच्छा, अभी हमने मलेरिया की बात किया है, मलेरिया की और डेंगू में और आम बुखार में क्या फ़र्क समझा जाता है? वही जैसे मैंने अभी बात की कि मलेरिया जो है वो शिवरिंग के साथ होगा और एक आध दिन वक्फे के साथ होगा, मतलब एक दिन होगा फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा? उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, बंदा उठ इतना आसानी से सकता नहीं है। और जो डेंगू है ये मुसलसल बुखार होता है, और इसमें थकावट और ये जो जैसे जोड़ों में दर्द और आंखों के डेलों के बीच, और ये नज़ले की इसमें कुछ थोड़ा सा ना, अच्छा, ये भी कुछ नेज़ल का भी होगा थोड़ा सा फ़र्क। अच्छा, फ्लू हो जाता है? फ्लू टाइप अलामतें होंगी इसमें। ठीक है। तो आम बुखार तो वो उसमें भी देखें मैम कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ही हो रहा है ना, कोई वायरल होगा, हो सकता है टाइफाइड हो जाए, तो उसके लिए फिर ये 2-3 अलामतें तो हैं मेजर कि डेंगू और मलेरिया को देख सकें, बाकी फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर या लैब की हद तक जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये अलामतें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को संभाल लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सैलाब ज़दा इलाकों में आवाम को डेंगू से बचाव के लिए किस किस्म की आगाही देनी चाहिए ना? ये मैं अब सवाल करती हूँ, इसका जवाब लेती हूँ आपसे, मगर इस टाइम ब्रेक का वक्त हुआ है, दोबारा पूछती हूँ आके, दोबारा आती हूँ। अभी इस टाइम वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं, हमें सब्ज़ी और फल से आगाह करेंगे। इनसे पूछते हैं क्या सिचुएशन है।
आज जी बिल्कुल बताइए। ऐसे है, सब्जी और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जी और फलों की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें करते हुए जो है वो नजर आ रही हैं और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हालिया सैलाबी सूरत हाल भी है, जिससे जो कई एकड़ जो फसलें हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और मार्केट में पैद होने की वजह से जो है वो उनकी शॉर्टेज की वजह से जो कीमतें हैं वो भी उसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। अगर हम आज के भाव के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। खासकर अगर हम सबसे पहले टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें तो आज जो आम मार्केट है वहाँ पर टमाटर जो है वो 160 से लेकर 170 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर हम गली मोहल्ले की दुकानों की बात करें या फिर रेडी वालों की बात करें तो फिर वो 180 रुपये फी किलो के हिसाब से भी जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। जबकि जो सरकार ने रेट दिया है, जो सरकार का रेट है टमाटर के हवाले से वो 140 रुपये फी किलो मुकर्रर है। और बताया जा रहा है कि जो मुकामी टमाटर है उसकी तरसील जो है वो बंद हुई है और जो टमाटर है वो बलोचिस्तान और दीगर शहरों से जो है वो आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी मसाइल है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुँच रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भिंडी के हवाले से तो मार्केट में भिंडी जो है वो 200 रुपये फी किलो, जबकि सरकारी रेट जो है वो 180 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम टमाटर की बात हम पहले कर चुके हैं, जबकि अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन जो है वो आम मार्केट में 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकार का जो रेट है वो 192 रुपये फी किलो जो है वो मुकर्रर है। इसके साथ साथ अगर हम दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें, करेला है, लोग आजकल ज़्यादा जो है वो इस तरह की सब्जियां जो हैं वो बनाना पसंद करते हैं, तो करेला 160 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहा है। और फिर वही बात कि कहीं पर जो है जो गली मली की दुकानें वहाँ पर जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी फर्क भी जो है वो देखने में आ रहा होता है। तो सरकार का रेट है इस हवाले से वो 125 रुपये मुकर्रर है। इसके साथ साथ अगर हम दीगर सब्जियों के हवाले से बात करें या दीगर मामलात के हवाले से बात करें तो अदरक 450 रुपये जो कि सरकार का रेट है वो 320 रुपये है। गाजर की बात करें तो 160 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी रेट है वो 108 रुपये मुकर्रर है। आम मार्केट में अगर हम आलू की बात करें तो आलू जो है वो 90, जबकि सरकारी रेट 80 रुपये फी किलो मुकर्रर है। फलों के हवाले से बात करें तो फलों की कीमतें भी सब्जियों की तरह जो है वो इस वक्त आसमानों से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट का रेट कुछ और है, मंडी का रेट कुछ और है और जो हॉस्पिटल्स के बाहर फरोख्त किया जा रहा होता है उसका रेट जो है वो हमें कुछ और देखने में हमेशा आता है। पपीते की बात करें तो पपीता इस वक्त 450 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल्स के बाहर की अगर हम बात करें तो 550 रुपये फी किलो के हिसाब से भी जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 550 रुपये फी किलो, जबकि अनार 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ मौसमी 80 और गर्मा 220 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त होता हुआ जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो ये आज के भाव के हवाले से सूरत हाल है और ये सारी सूरत हाल जो है अगर डिस्टर्ब हो रही है तो वो हालिया सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी, जो काश्त की गई थी, जो किसान ने मेहनत की थी, वो सारी जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो गई है और उसका जो इम्पैक्ट है वो आज से भी शुरू हो रहा है और आने वाले कई दिनों तक इसका असर जो है वो जारी रहेगा और असर बढ़ती हुई कीमतों के सिलसिले में जारी रहेगा। जी शुक्रिया। हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी मौजूद थे, उन्होंने हमें आगाह किया कि सब्ज़ी और फल की जो सूरत हाल है। इसी के साथ हमारे रिपोर्टर हसन मलिक मौजूद हैं जो हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी बताइएगा। जी शहरियोलिया मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और आज गर्मी की शिद्दत भी सुबह सवेरे से ही महसूस की जा रही है, क्योंकि जहां एक जानिब मौसम गर्म है वहीं दूसरी जानिब सूरज की शिद्दत और तपिश में भी इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों से दोपहर के औकात में लौटी हुई जो गर्मी थी वो वापस लौट आई है और दर्जा हरारत नुमाया हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो महसूस किया जा रहा है, जो फील्स लाइक है, वो तकरीबन 48 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे से ही कदरे बेहतर है, जो कि इस वक्त 75 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान 9वें नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर
हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है, जिसकी वजह से मौसम खुश्क और गर्म रहता हुआ भी दिखाई दे रहा है और माहौल हबसदा भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। साथ अगर आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 19 सितंबर से मुल्तान शहर में बारिशों का एक सिलसिला दाखिल होगा, जो कि 1 से 2 रोज़ पर मुश्तमिल होगा और उसमें गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी और बारिश होने की वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया हद तक कमी देखने में आएगी और मौसम कुछ हद तक बेहतर रहता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया हसन आपका। हमारे साथ अब मौजूद हैं मोहम्मद जाहिद। हम बात कर रहे थे सर, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि NGOs और फलाही इदारे कम्युनिकेशन में किस तरह मौसर किरदार अदा कर रहे हैं? ये सारे अदारे जो हैं वो मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, लोगों को गाइड करने के हवाले से। आल्दो जो है वो ये एक ऐसी जो है वो चीज़ है जो आफत जिसको हम कहते हैं एकदम से आई है, लेकिन इवन देन जो है इन लोगों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। इन्होंने जो है वो लोगों को, ऑल्दो गवर्नमेंट जो है उनको शायद इवैक्यूएट नहीं कर पाई बर वक्त, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन है मेरा ख्याल है कि लोग वहाँ पे पहुँची हैं या NGOs पहुँची हैं। बहुत सारी जो है मुल्तान में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे जो है वो यहाँ पे एक सेक्शन था इत्तेका के साथ, उनके जो है वो बहुत सारे वॉलंटियर जो है वो हर रोज़ जा रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लोग कम्युनिकेशन में लोगों को हेल्प आउट करने के हवाले से और फॉलो अभी जो है वो फॉलो अप में ये उनको रिहेबिलिटेट करने के हवाले से भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे मतलब आप समझते हैं कि NGOs काम कर रही हैं? हैं। जी बिल्कुल काम कर रही है। मुल्तान की अगर सेक्टर की भी बात करें जी तो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुतासरीन के बाद बहाली के मेले में कम्युनिकेशन में कमी किन मुश्किलात को जन्म देती है, क्या समझते हैं आप? देखिए सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन में लोगों को एतमाद होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब रिहेबिलिटेशन में सबसे बड़ा जो मरहला है वो लोगों का एतमाद अगर नहीं होगा तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल जब आप ऐसे बिलीव ही नहीं है। करेंगे तो वो आपकी बातों पे अमल नहीं करेंगे। ऐसे ही है। अभी जो है ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। अभी तो हम समझ लें कि उस डिज़ास्टर का स्टार्ट हुआ है, अभी इसके बहुत सारे मराहिल हैं। जैसे जो है ये चीज़ अभी रिहेबिलिटेशन जो कहीं लास्ट स्टेप होगा, अभी जो है वो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, उनको जो है वो प्रॉपर जगहों पे जो है वो मतलब से फूड नहीं मिल रही, लोग नहीं पहुंच रहे। अभी तो जान बचाने वाले मरहले में हैं। इसके बाद जो है वो ये बड़ा प्रेशर आएगा, शहरों पे आएगा, कस्बों पे आएगा। अच्छा। जैसे अभी जो है ये सब्जियों की कीमतों के हवाले से बता रहे थे कि जी कीमतें बढ़ गई हैं, वो उसकी वजह भी जो है वो सैलाब है। बिकॉज बहुत सारी लैंड जो है वो आपकी काबिल काश्त जो है वो जो लैंड थी वो जो है वो उसमें मसाइल हो गए वहाँ पे। तो इसमें जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिहेबिलिटेशन में बड़ा रोल है इन चीज़ों का, कम्युनिकेशन का। तो लोगों को जो है वो एतमाद दें सबसे ज़्यादा जो है ये इदारों को काम करने के लिए, कि लोगों को एतमाद अगर होगा तो वो डेफिनेटली आपकी बात पे जो है वो काम करेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए अब तक कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप समझते हैं कि सही काम कर रहा है? अगर हम बात करें ट्विटर की या फेसबुक की या इंस्टाग्राम की? देखिए ये सारे अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। स्पेशली जो है वो अगर इस इलाके की रीच के हवाले से मैं बात करूं तो शायद फेसबुक जो है वो कैसा मीडियम है बहुत या ज़्यादा लोग टिकटॉक है यूज़ जिस पे करते बहुत ज़्यादा हैं। लोग जो हाँ, हैं वो टिकटॉक पे भी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। इस तरह ये की। लोग जो हैं चूँकि इसमें ज़्यादा जो है वो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, लोग भी इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसा एजुकेशन के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से अगर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो वॉलंटियरली या कुछ इदारे जो है वो कंटेंट इस तरह का प्रोड्यूस करें तो इससे बहुत सारे लोगों की और सपोर्ट हो इसी सकती के है। साथ अगर हम बात करें तो साथ इसी ही प्लेटफॉर्म्स पे प्रोपेगेंडा भी हो रहा होता है, फिर उनसे कैसे बचा जा सके? देखिए उस पे जो है वो आप उसको एक्चुअली ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई प्रोपोगेंडा कर रहा है तो यू कैन डू एनीथिंग। उसका काउंटर करने के लिए आप अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करें, तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो अच्छा कंटेंट होगी ना। बिकॉज अगर किसी के पास दोनों चीज़ें पहुंच रही हैं तो अच्छी चीज़ जो है वो उन पर ज़्यादा असर करेगी। तो मेरा ख्याल प्रोपोगेंडा को जो है वो डिस्करेज भी करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो है इसको अच्छे कंटेंट से रिप्लेस भी करना चाहिए। अभी इससे पहले हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की कि सोशल मीडिया पे हर तरह की न्यूज़ तो आ जाती है, लेकिन अब समझ नहीं आती कि कौन सी न्यूज़ किस हद तक ठीक है। जी बिल्कुल। तो अब ये तो कैसे इंसान अंदाज़ा लगाए? नहीं, इसका देखें कोई ऐसा अंदाज़ा करने की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोग जो हैं वो इतने विजिलेंट हैं, स्पेशली गांव के लोगों की हवाले से बात करूं जो लोग इस वक्त मसाइल में गिरे हुए हैं, तो मेरा ख्याल जो है वो हर बंदे की एक सेंस होती है जो वो पिक कर लेता है कि यार कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो लोगों पे छोड़ें इसको, मेरा ख्याल जो है वो अच्छा। इसका एक मुकाबला करने का तरीका शायद यही है कि लोगों पे छोड़ें और लोग जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी ठीक नहीं। है। अच्छा, अब जैसे इसी तरह बात की तो लोगों को एतमाद में कैसे लें? मतलब मुतासरीन हैं और उनको एतमाद में लेना है तो कौन से मस्बत पैगाम हैं जो ज़रूरी हैं?
करना है देखिए ना? उन लोगों को सबसे पहले ना एम्पथाइज करें, उनको जो है उनकी फीलिंग को समझें, सबसे बड़ा हाँ, मसला। उनको सुने जाके। हम्म, जो ठीक है। अगर आप उनको सुनेंगे नहीं तो आपको उनकी बात जो है वो समझ नहीं ठीक आएगी। है। अगर आप सुनेंगे तो उनका पहला मरहला जो है वो समझेंगे कि यार ये लोग जो है वो हमें सुन रहे हैं, हमें साथ देने के लिए आए हैं, तो उनको जो है वो अप्रोच करें, एक्सप्लेन करें, उनको सुने, उससे जो है वो बहुत बड़ी चेंज जो है वो आ सकती है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हुमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी, क्या सवाल है? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मुझे काफ़ी दिनों से बुखार है और जिस्म में दर्द है और क्या कहते हैं मुंह में पानी आ जाता है नमकीन। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये डेंगू की अलामत है? जी डॉक्टर साहब बताइएगा। उसमें मेरी बहन आप कितने दिनों से है तकरीबन? ये 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है। और उसमें आपके आई बॉल जो आंखों के डेले हैं उनके पीछे भी दर्द हो रहा है कुछ? जी, और धुंधला धुंधला नहीं, नजर धुंधला आता है, नहीं, दर्द कमर की में दर्द होता है। दर्द की बात हो रही है, आंखों के ये पीछों जैसे इनके आई बॉल्स के पीछे बैक पे, बहुत कम। और जोड़ों में दर्द? हाँ जी, होता है, वो तो बहुत होता है। हाँ, बुखार के दिनों में, पहले की बात नहीं कर रहे, बुखार के दिनों की बात कर रहा हूँ। जी जी, उन्हीं दिनों की बात कर रही हूँ, ये 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है। फिर आपने टेस्ट करवा लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मौसम है तो इसमें हम ना डिले नहीं कर सकते, ज़्यादा बेहतर। और आजकल लैब टेस्ट भी हैं, भी मेरे ख्याल ये सब्सिडाइज हैं, 90 रुपये से शायद ज़्यादा लैब में गवर्नमेंट ने किया होगा ठीक है, कुछ ऐसे डॉक्टर ना। साहब से मज़ीद इसकी अलामत पूछेंगे ज़रा डिटेल में, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इनसे हमने बात की डेंगू के हवाले से। एक हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद थे। सर ज़रा इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं, जिन लोगों को नहीं इस चीज़ का इतना आइडिया, और जिस तरह के उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं, क्या वाकई इनको ये मलेरिया है या डेंगू है या नॉर्मल बुखार है? नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बुखार का ही कहा है, 2 का, तो उसमें मौसमी बुखार भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अगर इस पे एक तो है कि पैनिक नहीं होना, कोई जो एक दफ़ा इस चीज़ आ गई अब उसको फेस करना है ना। अगर पैनिक होंगे तो इम्यूनिटी जो आपकी कम होगी और आप ज़्यादा प्रॉब्लम का ऐसा शिकार ही हो है, ऐसा जाएंगे। ही है। तो इसमें फिर थोड़ा सा तगड़े होके आपने फेस करना है और डाइट अच्छी कर लें। और क्योंकि अलामतें अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं बताई थी, सिर्फ बुखार की बात की है और जोड़ों की दर्द की, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो ऐसे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो क्लियर करना चाहती हैं तो वो उसमें डॉक्टर की तरफ रिपोर्ट रुजू कर करें। लें और डॉक्टर साहब से मिल लें, ठीक है। ज़्यादा बेहतर ऐसे रहेगा। ठीक खुद है। से न टूट के करें। खुद से अंदाज़ा लगाने से बेहतर है कि जी, डॉक्टर ज़्यादा की तरफ बेहतर रुजू कर होगा, दिया ऐसे जाए। ही है। ठीक है। अच्छा, डेंगू के शदीद मरीज़ों के लिए अस्पताल में कौन सी एमरजेंसी सहूलियात होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? मैं बात कर रही हूँ इस टाइम सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। हम तो इस टाइम शहर में हैं, तो हम कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस टाइम कैंप्स में हैं और उनके पास हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। उसमें मैम जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है हमारे पास कुछ डॉक्टर तो वहाँ होंगे जैसे हैं, लेकिन अगर किसी के पास भी नहीं है फिर उसको बुखार कम करने के लिए पैनाडोल चाहिए। अगर पैनाडोल भी नहीं है, असल सबसे बड़ी चीज़ है बुखार कम होना चाहिए। फिर इस पे पट्टियाँ, बैलेंस रखना होता है। बुखार आपका कोई भी बुखार है वो होना एक ख़ास हद से या ज़्यादा दिनों तक नहीं होना चाहिए ना, वरना आपके ब्रेन डैमेज या कुछ और चीज़ को भी डैमेज कर सकता है। तो बेहतर है कि पैनाडोल मिल जाए। अगर वो भी नहीं मिल रही कि इसे ऐसी जगह पे हमारे पेशेंट है तो फिर पानी की पट्टियों से करें, बुखार कम हो ये। और डाइट वो कोई रूटीन में ले, पानी ज़्यादा लेता रहे, कुछ शरबत वरबत ले ले ताकि एनर्जी तो चले ना। और बाकी डाइट तो आखिर कोई ले ही रहा होगा ना, कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा होगा। तो यही चीज़ें हैं इसमें। सैलाब ज़दा इलाकों में आवाम को हम डेंगू से आगाही कैसे दें? या तो ऐसे भी किया जा सकता है कि जो हमारे NGOs हैं जी। वो हम जो इसके हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स रहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उनको रिक्वेस्ट करें, उनकी या तो रिकॉर्डेड पैगामात
कहीं ये बार बार, या जैसे आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो या फेसबुक पे या इस तरह की चीज़ों पे बार बार, ताकि उन तक ये नो हो पहुँचे और जो वो लोग हैं वो भी कुछ अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाएं, अपने उसमें कैपेसिटी थोड़ी सी उनकी भी बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो जो इस पे काम कर रहे हैं लोग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग थोड़ी सी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इस मर्ज़ में ऐसा भी है कि ये मर्ज़ एक इंसान को है तो उसके साथ दूसरे इंसान को भी हो जाएगा? इंसान टू इंसान, ये इंसान के बीच में मस्कीटो वास्ता है, मच्छर जो है ना ये वास्ता है। मच्छर एक इंसान से काटेगा, दूसरे को काटेगा, फिर होगा, इंसान से इंसान को नहीं होगा ये। ठीक है, ये मच्छर ही काटता है, मच्छर ही काटता है जी, ऐसे ही है। और ये वही होता है ना कि वो जो साफ़ सुथरी जगहों पे रहता है? इसमें थोड़ी सी मिथ है कि साफ़ सुथरी जगहों पे नहीं, डेंगू का जो मच्छर है इसमें ये हर तरह के पानी में हो सकता है। तो ये तो बड़ा क्लियर कट बोलते हैं कि साफ़ सुथरा पानी ना रखें, पानी घर में अगर रखेंगे तो डेंगू आएगा। और मैंने उनसे भी ज़्यादा क्लियर कट आपको इस चैनल पे कहा है कि ये हर तरह के पानी में हो सकता है। अच्छा, गंदे पानी में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिथ आई, जो अच्छा। बाकी मॉस्किटोज़ हैं वो गंदे पानी में होते हैं, ये साफ़ पानी में भी होता है। अच्छा, इसको ऐसे आप ये change साफ कर में लें। भी हो सकता है, ये हाँ, गंदे में भी हो सकता इसमें है। मैं आपके तवज्जो से या आपके चैनल के तवज्जो से ये बात करना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ साफ़ पानी की बात करते हैं फिर क्या होता है उसका नुकसान, आप गंदा पानी या जो इस तरह का पानी वो नहीं देखते कि इसमें नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन वो वहाँ हो रहा होगा। बिल्कुल अब फर्ज करें टायरों में एक पानी पड़ा हुआ है, वो गंदा ही पानी है, और हम लोग यही छोड़ के चले जाते हैं कि ये तो वहाँ साफ पानी की बात है। ये यहाँ ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अकरम साहब जो मेरे लिए बहुत मोहतरम, जो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा था कि ये हर तरह के पानी में हो सकता है। इसको आप वहाँ पाएंगे जहाँ आप तवक्को नहीं करते। ये आपका पौधा पड़ा हुआ है, ये तो है आर्टिफिशियल है, इसी तरह के पौधे अगर वहाँ हमारे पास कहीं हो, आपको देख रहे हो नीचे पॉकेट बनी हुई है, अगर दिखा रहा है हमारा कैमरा भी इनको, तो इस तरह के पॉकेट्स अगर पौधों में बने होंगे और बारिशें होंगी, वहाँ भी ये पैदा हो सकता है। वही के घुमान जहाँ नहीं होगा वहाँ पर भी हो Yes. जाएगा। मतलब अब हमें ज़्यादा एहतियाती तदबीर ऐसे अपनानी ही है। चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इसको साफ पानी तक रखें, तो इसका मतलब हम वो जो गंदा मैला पानी इसको हम नहीं देख पा रहे, वो छोड़ रहे हैं कि इसमें नहीं होगा, लेकिन वहाँ फिर ये वहाँ पे हो सकता है। होगा। तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है, दिन में किस टाइम पे ये काटता है? इसमें ना आम तौर पे नेचर में ये सुबह फजर क्या कहते हैं इसको, सूरज तुलू के बाद कोई 2 घंटे तक, इसी तरह गुरूब से पहले भी। लेकिन चूँकि अब हमारी एनवायरनमेंट बंद है, इस वक्त इस कमरे की जो कंडीशन है ये वही है जो नेचर में सुबह की होगी या शाम की होगी। अच्छा, वाकई इसका टाइम मुख्तलिफ है, ये इस टाइम पे काटता डे है? टाइम बाइटर्स हैं ये, अच्छा, रात के नहीं है ये, अच्छा, डे टाइम बाइटर्स ठीक है। हैं। और मज़े की बात है चूँकि अब इस कमरे में एनवायरनमेंट वही है जो सुबह की है, इसका मतलब यहाँ पूरे 24 घंटे काट सकता है आपको, लाइट भी जल रही है सही है। और टेम्परेचर भी वो बड़ा कंड्यूसिव है अच्छा, जो सुबह का है तकरीबन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ ये इसने घड़ी नहीं देखनी, इसने अपनी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट देखा देखनी है, है। एनवायरनमेंट तो जब देखना है। हम एनवायरनमेंट इसको फ़र्ज़ करें बाहर 50 डिग्री चल रहा है मुल्तान में, और इस कमरे में वही 25-30 से नीचे और लाइटें भी हैं, तो उसको तो वो एनवायरनमेंट मिल गई। तो डेंगू के लिए टेस्ट कौन से करवाने चाहिए? ये टेस्ट तो IgM है, ये लैब वाले बताएंगे, क्योंकि अच्छा, ये मेरा लैब वाले डायरेक्ट बताएंगे। सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो चूँकि मैं मॉस्किटो भी बात करता हूँ, हम असल में इसके मॉस्किटो की क्यों अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि डेंगू जो वायरस है इसका अभी तक इलाज कोई नहीं है। सबसे बेहतर इलाज इसका आपने मॉस्किटो ख़त्म करना है, मच्छर ख़त्म करना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब इसका इलाज नहीं है? इतने जदीद दौर में हम हैं, हर चीज़ यहाँ पर हर चीज़ का है, वायरस कैंसर का भी इलाज आ गया, तो इस तरह कैसे? वायरस का ना इलाज नहीं, इसकी वैक्सीन एक बन रही है लेकिन अभी तक पब्लिक के लिए नहीं आई। एक्चुअली इसके ना पहले 4 टाइप्स थी, अब 5वीं भी ना दरियाफ्त होगी। इसका मतलब 5 टाइप्स हैं, एक इंसान को ज़िंदगी में 5 दफ़ा हो सकता है ये। तो आप जैसे कह रहे हैं कि इलाज नहीं है, तो इसकी शरह मवाद कितनी है? शर्म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, तकरीबन 0.5% है, मतलब 150-200 में से एक बंदे के चांसेस हैं। हाँ, उसमें जो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ लोग हैं, जैसे पेशेंट्स हैं कुछ क्रोनिक डिजीज़ के, उनको ज़्यादा इशूज़। तो ये हम सिर्फ पाकिस्तान लेवल तक की बात कर रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल इसकी इम्यूनिटी जो है ना, इसका मोर्टेलिटी रेशो काफ़ी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे मतलब हालत हो जाती है, अगर आप मच्छर का ये वाला मतलब बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए ऐसे कौन सी डाइट अपनानी चाहिए? डाइट सिंपल ही, क्योंकि अब अगर इनकेस वो जो कॉलर ने जो पूछना चाह रही थी, लिक्विड होने चाहिए ज़्यादा,
और हल्की डाइट, मुर्गा ना हो, तली हुई चीज़ें वैसे भी आमतौर पे हम मना करते हैं सारे फूड न्यूट्रिशंस भी और डॉक्टर्स रात भी, उससे अवॉइड किया जाए। सादा ग़िज़ा, खिचड़ी टाइप हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो नहीं रुकती ना खाने के मामले लेकिन में। फिर अब आप अवाम के तो डिजीज़ ने अवाम को नहीं देखना, डिजीज़ ने अपनी कंडीशन को देखना। इसमें एक और मज़े की बात मैं आमतौर पर डिस्कस किया करता हूँ, शरबत या जूसेस कोई ममनू नहीं है, लेकिन लाल शरबत ना पिया जाए या लाल अनार का जूस ना पिया जाए, वो एक और वजह है, उसमें ना साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। फ़र्ज करें उसको कहीं वोमिट हो जाए और वो कहीं यार ये तो वो खून आ गया मेरा, तो अंदर में वो कोई मैदे में मसला बन गया, वो फिर वो थोड़ा घबरा जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि यार जो मेरी तरह के कमज़ोर पेशेंट्स है वो ये काम ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लाल शरबत वाली बात मैं दोबारा करूँगी, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम डॉक्टर साहब से सुर्ख शरबत की बात कर रहे थे और ब्रेक का टाइम हो गया और मैं वहाँ चली गई। बताइएगा, आप बात कंप्लीट कीजिएगा, क्या कह रहे थे? मैम बात ये है कि अनार बहुत अच्छी डाइट है, ठीक है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको खाना भी चाहिए, उनका जूस भी पीना चाहिए। लेकिन सुरख अनार का नो मैं एक मिथ सी है कि अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि सुरख कलर है ना उसका, या सुरख शरबत हमारा, सुरख शरबत भी जो लोग पीते हैं उनको पीना चाहिए, वैसे ज़्यादा शुगर वाले ना पिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसका चूँकि कलर सुरख है, वो अगर कोई बंदा पी ले और उसको बाद में कोई वोमिट, वीक है ना, वोमिट हो सकती है, उसको कोई क्या आ सकती है, तो वो चूँकि सुरख कलर निकलेगा तो वो साइकोलॉजिकली डाउन हो जाएगा कि शायद मुझे कोई अंदर ब्लीडिंग हो गई है या कुछ ऐसा हो गया। वो इसलिए मैं आम तौर पे अपने ना ऑडियंस को कहा करता हूँ कि इससे डेंगू के दिनों में थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जिनकी विल पावर पिए। अच्छा जाहिद साहब, मेरा आपसे है कि अगर हम बात करें तो मुस्तकबिल में सैलाब जैसी आफात के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसकी काफ़ी हमने पहले भी बात की है। जैसे जो है ये सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से। और इसमें तो एक्चुअली मेनली काम तो गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए, जिस तरह से जो है जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है कि किस तरह पानी कहाँ पे कैसे कैसे पहुंच रहा है या कितना पहुंच रहा है, इन चीज़ों को जो है वो ट्रैक आउट करके वो लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए। बिकॉज जो मैंने अभी यहाँ पे साउथ पंजाब में आके मैंने जो सुना है, लोगों से बात करके मुझे पता चला है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा गैप था। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को जो है वो सेफ प्लेसेस पे नहीं लेके जा सके, वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि सैलाब यहाँ पे आएगा, या उनका ख्याल था, उनको लोगों ने जो है वो कम्युनिकेट कर दिया कि जी नहीं, इस तरफ जो है वो कोई मसला नहीं है, आप अपने घरों में रहें, आप सेफ़ हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो है वो अगर थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि थ्रेट जो है वो 10% है, तो हो सकता है कभी आप उसको 20-30 या 50% करके दिखाएं, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा प्री मेडिटेटेडली जो है वो सेफ प्लेसेस पे चले जाएं, या सेफ जो है वो जो भी जगह है वहाँ पे जो है वो बना ले लें। तो ये जो है वो कम्युनिकेशन फ्यूचर में मेरा ख्याल है कि इस तरह की इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। स्पेशली हमारे यहाँ चूँकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस्ड है, तो उसको ज़रा बेहतर जो है वो लोगों के रहम करम पे ना छोड़ें। अदारों को जो है वो ये चीज़ें अपने हाथ में लेनी चाहिए। अदारे अपने हाथ में लेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन होगी। जैसे अगर कोई अदारा इस बात पे कम्युनिकेट कर रहा होता, हो सकता है वो इसी चीज़ को फॉलो करता कि यार आप लोगों को फ़ौरन जो है वो सेफ प्लेस पे जाना है और आपको जो है वो अपनी सेफ्टी फर्स्ट का जो है वो ख्याल रखना। बिकॉज इस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग शायद उस जगह से निकल ही नहीं पाए, उनको इतना टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो इस लेवल पे इस्टेब्लिश होनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन को नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर सपोर्ट की कैसे ज़रूरत होती है, ये ज़रा बताएं। बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज जो है वो एक देखें एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर उनके साथ है, क्राइसिस में हैं वो, जमा पूंजी जो है वो ज़िंदगी की चली गई, बहुत सारे जो है वो आपकी आंखों के सामने लोग जो है वो चले गए, तो ये बहुत बड़ा ट्रामा है। तो इसको जो है वो ट्रामा के तौर पे जो है वो ट्रीट करना चाहिए, लोगों को जो है वो कंसोल करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, सुनना चाहिए, उनको जो है वो हेल्प आउट जो है वो जो इमोशनल सपोर्ट होती है ना वो एक्सटेंड करनी चाहिए, उनको एम्पथाइज़ करना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझें, उनको जो है वो फीलिंग को एम्ब्रेस करें। और कुछ ना कुछ जो है वो समटाइम्स जो है वो लोग पॉजिटिव वर्ड से ही बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर फील करते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आपकी बहुत बड़ी अमदाद करें।
अगर जो है वो कोई बंदा वहाँ पे जाके सिर्फ बातचीत कर सकता है तो मेरा ख्याल उसका भी जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा, बहुत से लोग ना ऐसे सिचुएशन में मायूस हो जाते हैं, ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको कैसे सहारा दें? देखिए, इसका कम्युनिकेशन ही बहुत बड़ा जो है वो टूल है। चीज़ों को जो है वो जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, देखें आप जो है वो जैसे खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसको कोई ना कोई मीनिंग देते हैं, जैसे हम सोशली बात कर देंगे जी बस इतना ही लिखा हुआ था, बस चला गया जी, अल्लाह की तरफ से है। तो अब ये बात जो है वो जब तक बंदा इस लेवल पे आके उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, इस बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक जो है वो मायूसी जो है वो शायद वो कैरी करेगा। तो इसके लिए जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के लोगों को जाके काउंसल करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, सुनना चाहिए। उसके नतीजे में क्या होगा कि हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसा एक्सेप्टेंस का लेवल जो है वो पैदा हो जाए जिसके नतीजे में वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें। जब इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में वापस आना चाहेंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी हमारे साथ रिपोर्टर हमारे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या गया है, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी जो हो गई। और जब उनको हमने अलर्ट किया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, तो वाकई से कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम अभी आज तक इतना बड़ा सैलाबी रेला आया ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा कि बहुत मैटर करती है। जो है वो चीज़ें अपने हाथ में लें ना, देखिए लोगों ने लोगों से कहा कि जी यहाँ पे जो है वो सैलाब आ जाएगा, उन्होंने नहीं बिलीव किया इस बात को। अगर इदारा कोई इस बात पे एक बात कर रहा हो और उनको जो है वो इस बात की तसल्ली हो कि यार ये बात सही कर रहे हैं और हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल सब लोग जो हैं वो इस बात पे मानेंगे। तो दे मस्ट बी समवन जो कि इदारे के तौर में मैं बात कर रहा हूँ कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या आपका जो नहरी निज़ाम जो आपको पानी का बहाव वगैरह बताते हैं, तो अगर ये लोग कम्युनिकेट करेंगे तो लोग ज़्यादा इस चीज़ का असर लेंगे। आप जो बात कर रही हैं नहीं असर लिया, वो इसी वजह से नहीं लिया कि एक बंदा दूसरे से बात कर रहा था, वो सही भी हो सकती है उसका ख्याल में और गलत भी हो सकती है, तो उसने गलत जो है वो इस बात को लिया कि नहीं यार ये गलत कह रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना सैलाब कहाँ से आ जाएगा, इतना पानी कहाँ से आ जाएगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो अगर कोई ज़िम्मेदार बंदा सोसाइटी का या गवर्नमेंट का बता रहा होगा तो इस बात पे बिलीव करेंगे। अच्छा, रिहेबिलिटेशन की अगर हम बात करें तो उसकी आबादकारी के लिए एनजीओज़ को, गवर्नमेंट को कैसे एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, अब जो है वो रिहेबिलिटेशन जो है वो नेक्स्ट मरला है और ये बहुत जो है वो इस पे एक मल्टीपल जो है वो काम करने की ज़रूरत है। सोसाइटी को अपने तौर पे भी काम करने की ज़रूरत है, लोकल एनजीओज़ को भी अपने तौर पे काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी अपने तौर पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है वो रिहेबिलिटेशन में जो है वो लोगों को सबसे पहले जो है वो सुने, उनके नुकसान का अज़ाला अगर आप किसी लेवल पे कर सकते हैं तो करें। इस तरह के कामों से जो है वो मेरा ख्याल है कि लोग जो है वो रिहेबिलिटेट होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हुकूमत और मेडिकल जो टीम्स को डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए सैलाबी हालात में सबसे पहले क्या इक़दाम करने चाहिए? लोगों के साथ ज़्यादा से इंटरेक्शन और उनको उसके बारे में डेंगू और बाकी डिजीज़ के बारे में बताना चाहिए। और ना सिर्फ मेडिकली, इसमें मैम एक और चीज़ है जो हम अब इस डिस्कशन में शायद वो नहीं आ पा रही। मस्कीटो की अगर बात करें तो मस्कीटो ना सिर्फ इंसानों को नहीं काटता, जानवरों को भी काटता है। जानवरों को भी काटता है? जी, उनको डेंगू नहीं होता लेकिन और सारे मसाइल होते हैं। तो उसको हम क्या डेंगू नहीं कहेंगे तो कुछ और बीमारी कहेंगे? जी, बीमारियाँ दूसरी होंगी उसमें भी। और दूसरे इसमें ना सिर्फ ये मस्कीटो और दूसरे जानवर भी जो छोटे छोटे हैं ना कीड़े पतंगे, वो एक्टिव हो जाते हैं। किसान इस वक्त जो है वो बहुत प्रॉब्लम का शिकार है। और उसका सबसे बड़ी जो चीज़ थी एसेट, मवेशियों का हम माल कहते हैं, कैपिटल, वो ख़त्म हो गया। और जो हैं अगर इसलिए इसमें वेटरनरी डिपार्टमेंट जो है उसको भी एक्टिव होना चाहिए ताकि उनकी वो भी करे और मस्कीटो से और दूसरी डिजीज़ के स्प्रे करे, उनके कुछ इस तरह के भी चीज़ें करे ताकि उनकी पॉपुलेशन कम से कम हो। जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ कुछ मिट्टी का तेल, उसको पानी को अगर कोई घर के पास छोटी जगह है पानी, उसको मिट्टी से भी फिल किया जा सकता है ताकि मस्कीटो एग ना ले कर सके। और हेल्थ की टीमें जो हैं वो उनको उसके क्या कहते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनकी इन्फॉर्मेशन दे, नो हाउ बढ़ाएं ताकि मच्छरों से बचें और डिजीज़ से बचें। सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर अंसर नईमुल्लाह मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद साहिद लाइफ कोच मौजूद थे, आपको भी बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा दोबारा मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और बहुत आगाही मिली होगी इससे लोगों को, स्पेशली वो लोग जो इस टाइम फ्लड वाले एरियाज़ में हैं और मतलब
कैंप में रह रहे हैं और जिनको इतना नहीं है आइडिया कि कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है इस तरह की सिचुएशन में, तो ये किरण प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। जी सॉरी करना चाहता हूँ मैं, उन जो हमारी एनजीओ या गवर्नमेंट्स काम कर रहे हैं ना, उनके लिए एक और मैसेज है कि जो चूँकि ये प्लास्टिक्स के में चीज़ें दे रहे हैं, उनके डिस्पोजल का ज़रूर बंदोबस्त करें, ठीक है, क्योंकि वो अगर डिस्पोज नहीं करेंगे तो वहाँ ये मस्कीटो ठीक है। चल सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा इससे, और बहुत ये एक नॉलेज वाला प्रोग्राम रहा होगा आप सबके लिए, स्पेशली वो लोग जो इस टाइम कैंप में हैं। अगर वो प्रोग्राम देखेंगे तो उनको बहुत आइडिया मिलेगा कि इस तरह के हालात हैं। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।